जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 11th चैप्टर द्रव्य के तापीय गुण यानी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंतर्गत हम लोग ऊष्माधारिता पढ़ने जा रहे हैं। ऊष्माधारिता का मतलब होता है ऊष्मा को धारण करने की क्षमता। तो अब ऊष्माधारिता को कैसे डिफाइन करेंगे? किसी वस्तु, अगर कोई भी वस्तु हो, इससे मतलब नहीं है कि वस्तु का आकार छोटा है, बड़ा है, उसका द्रव्यमान ज्यादा है, कम है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर किसी वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। अब ऐसे समझ लीजिए कि अगर किसी वस्तु के ताप में डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने के लिए अगर उस वस्तु को दी जाने वाली ऊष्मा डेल्टा क्यू हो तो डेल्टा क्यू और डेल्टा टी का जो अनुपात होता है इसे ही हम ऊष्माधारिता कहते हैं। ऊष्माधारिता को कैपिटल यस से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए कि ऊष्माधारिता के लिए तो ये सूत्र हो गया, ऊष्माधारिता यस इक्वल टू कैपिटल यस होता है ऊष्माधारिता। अब हमें देखना है कि इसका मात्रक क्या होगा, तो डेल्टा क्यू ऊष्मा है। अगर एमकेएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक देखें तो किलो कैलोरी होता है, किलो कैलोरी। और ये टेम्परेचर है तो इसका मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं, और अगर केल्विन में होगा तो केल्विन में भी लिख सकते हैं। तो किलो कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड या किलो कैलोरी पर केल्विन भी हो सकता है। किलो कैलोरी को जूल में, जूल भी एमकेएस सिस्टम में होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं। और अगर सीजीएस सिस्टम में लिखना चाहें तो ये कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको आप याद रखे रहिएगा। ये भी आप याद रखे रहना कि डिग्री सेंटीग्रेड के जगह पे हम केल्विन भी लिख सकते हैं। तो ये एमकेएस पद्धति में किलो कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, और सीजीएस सिस्टम में कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सीजीएस सिस्टम में ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है और एमकेएस सिस्टम में ऊष्मा का मात्रक किलो कैलोरी और जूल होता है। अब अगर हम इसकी बीमा निकालना चाहें तो ऊष्मा ऊर्जा है, ऊर्जा कार्य है, और कार्य की बीमा होती है ml² T-2, और डेल्टा टी टेम्परेचर है, ताप है, ताप की बीमा होती है थीटा। इसको अगर हम ऊपर लेकर चले जाएं तो ml² T-2 थीटा इनवर्स हो जाएगा। तो ये रहा ऊष्माधारिता। अब इसी में एक छोटा सा टर्म और आता है जिसे हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये विशिष्ट ऊष्मा क्या है, यानी कि स्पेसिफिक हीट क्या है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक चीज बता दें कि अगर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कम है, तो अगर कम द्रव्यमान है तो उसको गर्म करने के लिए कम ऊष्मा लगेगी, और अगर ज़्यादा द्रव्यमान है तो उसको गर्म करने के लिए ज़्यादा ऊष्मा लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु को दी जाने वाली ऊष्मा Q है
और उस वस्तु का द्रव्यमान यम है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम। मतलब द्रव्यमान कम होगा तो ऊष्मा कम देनी पड़ेगी, द्रव्यमान अधिक होगा तो ऊष्मा ज्यादा देनी पड़ेगी। और फिर ये भी देखा गया कि अगर ताप में वृद्धि कम करनी है तो ताप में वृद्धि कम करनी है तो कम ऊष्मा देंगे, और ताप में ज्यादा वृद्धि करनी है तो ज्यादा ऊष्मा देंगे। यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा डेल्टा टी। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें इन दोनों समीकरणों को, इसको हम इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, और फिर दोनों समीकरणों को हम मिला देते हैं। तो अगर दोनों समीकरणों को मिला देंगे तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे, तो जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट जुटेगा ना। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट जुटता है, हम आपको बता दें कि कुछ पुस्तकों में C जोड़ा गया है और कुछ पुस्तकों में स्मॉल यस जोड़ा गया है। तो स्मॉल यस हो तो स्मॉल टी हो तो दोनों एक ही चीज होती है, इसको आप ध्यान में रख के रहिएगा। और फिर ये हो जाएगा आपका यम, और फिर ये हो जाएगा डेल्टा टी। यहाँ स्मॉल यस भी लिख सकते हैं और सी तो लिखे ही हैं। तो Q इज इक्वल टू, अगर इसको सही तरीके से लिख दे तो Q इज इक्वल टू यम सी डेल्टा टी हो जाएगा। तो ये ऊष्मा के लिए फार्मूला हुआ, जहां स्मॉल सी एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और इसी को हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब हम लोग विशिष्ट ऊष्मा की डिफिनीशन देखेंगे कि विशिष्ट ऊष्मा की डिफिनीशन क्या है। तो हम C की वैल्यू निकालें, जिसका डिफिनीशन ज्ञात करना होता है उसकी हम वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान यम इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें, हम यहाँ से विशिष्ट ऊष्मा की डिफिनीशन निकालना चाहते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा की डिफिनीशन निकालने के लिए यदि हम यहाँ यम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम कर दें, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो देखिए C इज इक्वल टू Q अपान 1 इंटू 1, यानी ये हो जाएगा Q। इसका मतलब ये हुआ कि किसी पदार्थ की ऊष्मा धारिता उस पदार्थ को दी जाने वाली ऊष्मा के बराबर होती है। कब? जबकि उसका द्रव्यमान एकांक हो और उसके ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाती हो। तो देखिए हम कैसे डिफाइन करेंगे। एकांक द्रव्यमान के वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा को C से प्रदर्शित करते हैं या स्मॉल यस से प्रदर्शित करते हैं। अब हम जरा विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक देखें तो Q ऊष्मा है, ऊष्मा का मात्रक हम किलो कैलोरी भी लिख सकते हैं, जूल भी लिख सकते हैं। चलिए फिलहाल यहाँ हम जूल लिख रहे हैं। और यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और डेल्टा टी ताप है, ताप का मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड। तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अगर जूल नहीं लिखते तो आप किलो कैलोरी लिख देते, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर जूल न लिख करके अगर हम सीजीएस सिस्टम में लिख देते तो कैलोरी लिख देंगे, कैलोरी। और जब कैलोरी जब सीजीएस सिस्टम में लिखेंगे तो किलोग्राम नहीं लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे। तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इसका मात्रक होगा। मात्रक लिखते समय आप लोगों को खास ध्यान रखना होगा कि अगर एमकेएस सिस्टम में रख रहे हैं तो सभी मान एमकेएस सिस्टम में होने चाहिए, अगर सीजीएस सिस्टम में रख रहे हैं तो सभी मान सीजीएस सिस्टम में होने चाहिए।
अब हम यहाँ से इसकी बीमा भी निकाल लेते हैं विशिष्ट ऊष्मा की। तो देखें Q ऊर्जा है, Q ऊष्मा है, ऊष्मा ऊर्जा है, ऊर्जा कार्य है, और कार्य की बीमा ml² T-2, और नीचे देखें यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा यम, डेल्टा टी की बीमा थीटा, यम से यम कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका L² T-2 और थीटा इनवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये विशिष्ट ऊष्मा की बीमा भी मिली आपको। अब हम आपको बता दें कि मोल के बारे में आप पढ़े हैं कि किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान को ही हम 1 मोल कहते हैं। अब अगर मान लीजिए ये तो ठोस के लिए है, लेकिन अगर गैस हो तो गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा 2 प्रकार का होता है। एक विशिष्ट ऊष्मा होता है Cp और दूसरी विशिष्ट ऊष्मा होती है Cv। आगे चल करके हम आपको मेयर का सूत्र भी बताएंगे ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर में, Cp और Cv में रिलेशन होता है। तो एक विशिष्ट ऊष्मा होती है Cp और दूसरी विशिष्ट ऊष्मा होती है Cv। Cp क्या है? C तो विशिष्ट ऊष्मा है और P है स्थिर दाब पर। Cp का मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी स्थिर दाब पर की विशिष्ट ऊष्मा, और Cv क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो चलिए अब हम दोनों की डिफिनीशन देखें। सारी डिफिनीशन वही होगी। अभी विशिष्ट ऊष्मा की डिफिनीशन आपको बताया गया कि एकांक द्रव्यमान के वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। लेकिन अगर स्थिर दाब पर की विशिष्ट ऊष्मा हमको देखना हो तो उसमें हम जोड़ देंगे स्थिर दाब पर, और यहाँ गैस होता है, स्थिर दाब पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही स्थिर दाब पर की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और ठीक उसी तरह से स्थिर आयतन पर की विशिष्ट ऊष्मा, तो यहां भी हम डिफिनीशन देंगे कि स्थिर आयतन पर किसी पदार्थ के एकांक आयतन के ताप में, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे ही स्थिर आयतन पर की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। बाद में चल करके देखेंगे, अच्छा विशिष्ट ऊष्मा चाहे स्थिर दाब पर की विशिष्ट ऊष्मा हो या स्थिर आयतन पर की विशिष्ट ऊष्मा हो, सबका मात्रक वही होता है जो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है। आगे चल करके हम लोग देखेंगे Cp - Cv = R। इस फार्मूले को आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। ये कंबाइंड फिजिक्स का कुछ ऐसा पार्ट है जो आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। जैसे ऊष्मागतिकी का हम लोग खंड पढ़ेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में है। अब इसके बाद आता है ऊष्मामिति, या जिसको हम कहते हैं तापमिति भी कहते हैं, तापमिति भी कहते हैं और ऊष्मामिति भी कहा जाता है। ऊष्मामिति, तो ऊष्मामिति का मतलब होता है थर्मोमीटरी, इसको हम कहते हैं थर्मोमीटरी। तो थर्मोमीटरी का मतलब, ऊष्मामिति का मतलब क्या होता है? ऊष्मामिति का मतलब होता है यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग ऊष्मा का मापन करते हैं। और अब हम आपको बता दें कि ऊष्मा का मापन करने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग ऊष्मा मापी कहते हैं। ऊष्मा मापी,
इसको हम कहा करते हैं ऊष्मा मापी, या इसको इंग्लिश में हम कैलोरी मीटर कहा करते हैं। तो अब ये कैलोरी मीटर भी कहा जाता है इसको। तो अब देखें आप, तो ऊष्मा मापी है, और चूंकि ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है सीजीएस सिस्टम में, तो अब कैलोरी मीटर का मतलब कैलोरी का मापन करने वाला, यानी ऊष्मा का मापन करने वाला। तो अब चले हम आपको बताने जा रहे हैं ऊष्मा मापी के बारे में। तो देखें, ऊष्मा मापी में होता ये है कि इसमें तांबे का एक बर्तन होता है। तो तांबे का बर्तन क्यों लिया जाता है? क्योंकि तांबे की ऊष्मा चालकता जो होती है वो सबसे अधिक होती है। जब इसको हम गर्म करेंगे ना, बाहर से जब ऊष्मा देंगे तो ये ऊष्मा की संपूर्ण मात्रा का अवशोषण कर लेता है, ये ऊष्मा को बेकार नहीं जाने देता है। अगर इसके जगह पे लोहा होता, एल्यूमिनियम होता, जब उसको गर्म करते हैं ना तो वो पूरी ऊष्मा को नहीं लेता है, कुछ ऊष्मा इधर उधर वेस्ट हो जाती, बेकार हो जाती है। लेकिन जब तांबे का कोई पात्र होता है तो तांबा संपूर्ण ऊष्मा को ग्रहण करता है। अब इसके बाद तो इसलिए आप ध्यान में रखे रहिएगा कि यही वजह है कि ऊष्मा मापी जो होता है तांबे का लिया जाता है। तो यह तांबे का एक पात्र होता है जिसमें जल भरा होता है, और फिर इसमें एक बिलोडक लगा होता है, बिलोडक, और ये बिलोडक तांबे का ही होता है। बिलोडक का मतलब होता है, जैसे आप देखते हैं कलछुल होती है सब्जी चलाने के लिए, पलटा होता है चलाने के लिए, बिल्कुल इसी तरह से तांबे का बिलोडक होता है। इस बिलोडक को चलाते रहने से जब आप पानी गर्म करते हैं ना तो नीचे वाला पार्ट जो होता है ज़्यादा गर्म हो जाता है, ऊपर वाला पार्ट कम गर्म होता है। और अगर बिलोडक से उसको हिलाते रहेंगे तो जल के प्रत्येक भाग का टेम्परेचर एक समान होगा। अब इसके बाद इसमें जो है थर्मामीटर लगा होता है। पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में आप लोग तापमापी के बारे में पढ़े थे, तो तापमापी यानी थर्मामीटर लगा होता है। तो अब देखिए क्या है, यहां से पता चल जाता है कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है, जल का द्रव्यमान कितना है। तो देखिए, जल का द्रव्यमान आपको मालूम होगा, और फिर यहाँ से पता चल जाएगा, थर्मामीटर से पता चल जाएगा कि आप टेम्परेचर कितना बढ़ा हुआ है। टेम्परेचर कितना बढ़ाया गया, डेल्टा टी का मान मिल जाएगा। तो देखिए, आपको डेल्टा टी का मान मिल जाएगा, और सी जो है जल की विशिष्ट ऊष्मा, ये निश्चित होती है। यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मान ज्ञात हो जाएगा। तो जब आपको यम, सी और डेल्टा टी का मान ज्ञात रहेगा तो इस फार्मूले में रख देंगे, और रख करके हम ज्ञात कर लेंगे कि कितनी ऊष्मा दी गई है। तो इस प्रकार ऊष्मा मापी के द्वारा हम किसी भी द्रव्य या किसी भी पदार्थ के ऊष्मा का मापन कर लेते हैं। अब इसके बाद आता है ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक, और फिर आता है ऊष्मा गतिकी का सिद्धांत, या जिसको हम कैलोरी मिति का सिद्धांत कहते हैं। तो कैलोरी मिति का सिद्धांत और ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज आपको ऊष्मा धारिता, विशिष्ट ऊष्मा, और इसके बाद स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी और सीवी के बारे में, और फिर आगे चल करके हम सीपी और सीवी के बीच रिलेशन, जिसको मेयर का फार्मूला कहते हैं, इसको बताएंगे। और इसके बाद ये ऊष्मा मिति और ऊष्मा मापी के बारे में, यानी कैलोरी मीटर के बारे में बताया गया। ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।